नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, कल हम लोग जो नया बैच का आगाज किए थे यानी मैथ्स एंड रीजनिंग स्पेशल टेस्ट बैच, यानी इसमें 20 प्रश्न मैथ्स का और 5 रीजनिंग का प्रश्न आपको प्रतिदिन एक टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाता है। यानी 6:30 बजे आपके एप्लीकेशन पर जो है क्वेश्चन पेपर चला जाता है। आपको पहले मोहलत दिया जाता है सारे प्रश्नों को बनाने का। आप पहले बना लीजिए जो बनता है आपसे, और उसके बाद लाइव डिस्कशन में हम लोग जुड़ेंगे और सारा प्रश्न का बारीकी ढंग से है ना हम डिस्कशन करवाएंगे। आप एक कॉपी रखो और सेट बाय सेट, कल पहला सेट था आपका, आज दूसरा सेट है, यानी सेट बाय सेट सारे प्रश्नों का आप सोल्यूशन करते चले, है ना। यह भी बात आपको बता दिया गया है कि प्रश्न जो है सभी प्रारूप का होगा। हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे, है ना, और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चाहे कोई किसी भी स्टेट का, झारखंड, बिहार, यूपी, है ना, आप राजस्थान, किसी भी स्टेट का कोई एग्जाम हो स्टेट वाइज, या फिर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी हो गया, आपका रेलवे हो गया, तो हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा, ना कि किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए, ताकि कोई भी एग्जाम में आप बैठे तो बिल्कुल आसानी से आप सेकेंडों में प्रश्न का उत्तर दे पाए। चलिए, तो कल आपका पहला टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ था सेट, आज हम लोग दूसरा सेट में चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या पहला को। 5 संख्या का बात किया गया। हाँ मेरे भाई, कितना संख्या का? 5 संख्या का। उसका औसत है 26.4। कितना है? 26.4। अब क्या कहता है, पहली जो संख्या है ना, वह शेष 4 संख्याओं के योग का 5वां भाग है। देखिए, पहला संख्या और शेष अन्य 4 संख्या का रिलेशन है। देखिए, 5 संख्या का बात किया गया, पहली संख्या शेष 4 संख्या के योग। देखिए, शेष 4 संख्या के योग को हम मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं? 1 मान ली। समझिएगा बात को, यानी पहला के 5 संख्या का टोटल चर्चा है, तो पहला के अलावा आपके पास बच गया 4 संख्या शेष। तो वही बोला है, पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग का 1/5वां भाग है, यानी 5वां भाग है। देखिए, तो शेष 4 का योग हमने 1 मान लिया, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा आपका? 1/5। यह भिन्न का अनुपात है। भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए लसा से हम लोग गुना करते हैं, एलसीएम 5 हो जाएगा, यानी 1:, कितना हो गया? 5। अच्छा, एक बात सोचो, यह रेशियो किसका आया? तो आप कहोगे सर यह रेशियो जो है वह पहला संख्या और अन्य 4 संख्याओं के बीच का रेशियो है। किसका किसका है? पहली संख्या और शेष अन्य 4 संख्याओं के बीच का है, यानी इसमें 5 संख्या का जिक्र हो चुका है। हाँ, पहली बार अकेले पहला संख्या, उसके बाद जो चर्चा है वह अन्य शेष 4 संख्या का है। अब देखिए, 5 संख्या का जो औसत था ना वह 26.4 है। कितना है? 26.4। अच्छा, ये 5 का औसत है, एवरेज वैल्यू है। औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए हम नंबर ऑफ क्वांटिटी से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो यह 5 का औसत है, जोगफल कितना हो जाएगा? 26.4 गुना कितना? 5। यह 5 संख्या का जोग आ गया। अच्छा, 5 के योग का यूनिट देखिए कितना है, तो यह पहली संख्या अन्य 4 संख्या, यानी 6 यूनिट का मान हुआ, तो 6 यूनिट बराबर इतना, 1 यूनिट का मान निकाल लिए। अब एक्चुअली आपसे पूछा क्या जा रहा है, कहता है पहला नंबर क्या, यानी पहला संख्या क्या है। अच्छा, पहला का यूनिट कितना है? तो यही 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, पहला संख्या निकल करके आ जाएगा। अच्छा, 6 से काटिए, तो 6 चौका कितना हो गया? 24, यानी 4.4 है ना। देखो, 5 चौके 20, 0.4 में 5 से गुना करेंगे 2, यानी 20 और 2 कितना हो गया आपका? 22। कितना? 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला संख्या का इसमें जो मान होगा वह 22 होगा, 22 होगा, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता यदि एक समबाहुभुज, देखिए पहले बात किया जाए समबाहुभुज का, इसका एक और नाम है नियमित बहुभुज। क्या बोले चेला? समबाहुभुज को ही नियमित बहुभुज कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। अब पहले सुन लीजिए कि समबाहुभुज एक्चुअली होता क्या है,
कहते किसको हैं? देखिए, वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, समबाहुभुज कहलाता है। क्या बोले? वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो, यानी सारा कोण आपस में बराबर हो और सारा भुजा आपस में बराबर हो, यानी प्रत्येक कोण आपस में, कोण का माप आपस में बराबर हो और सारे भुजा की लंबाई जो है वो आपस में बराबर हो, समबाहुभुज कहलाता है। इसी को नियमित बहुभुज भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको रेगुलर पॉलीगन कहा जाता है। अब देखिए, बहुभुज का कुछ कंसेप्ट आप ध्यान में रखोगे, बहुभुज संबंधित प्रश्न आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। अब देखिए, किसी भी बहुभुज के, है ना, किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है 2n माइनस में 4 समकोण। क्या होता है? 2n माइनस में 4 समकोण। हाँ, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो? n माइनस में 2 समपूरक, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, नहीं, n माइनस में 2 समपूरक। इसी से आया, ऐसा नहीं कुछ अलग है। अगर दो आप कॉमन निकाल लोगे तो यह हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वह होता है आपका 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। जबकि एक अंतः और एक बाह्य कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो इन सब बात को आप ध्यान में रखोगे, बिल्कुल प्रश्न सुविधापूर्वक बन जाएगा आपसे। किसी भी बहुभुज के, है ना, सभी अंतः कोणों का योग 2n माइनस 4 समकोण या फिर n माइनस में 2 संपूरक हुआ करता है, जबकि किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी बहुभुज के एक अंतः और एक बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, सुनिए क्या कहता है। बात एक समबाहुभुज का है जिसकी 8 भुजाएं हैं, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप पूछा जा रहा है, प्रत्येक इंटीरियर एंगल का मान आपको बताना है। अब देखिए कैसे बताएंगे, सुनिए। अच्छा, यह तो फिक्स है ना कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग परमानेंट फिक्स होता है, 360 ही होता है। तो देखिए, सभी बाह्य कोणों के योग में अगर भुजाओं की संख्या से भाग लगे, जितना भुजा उतना ही कोण होगा, अगर भुजाओं की संख्या से भाग लगा देते हैं तो यह प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकल करके आ जाएगा, है ना। तो जबकि आपको अभी हमने बताया एक अंतः और एक बाह्य कोणों का योग 180 होता है चेला, है ना। देखो, तो 180 दोनों का योग है, एक अंतः और एक बाह्य कोणों का। इसमें एक बाह्य कोण से डिवाइड कर लेंगे, एक बाह्य कोण घटा लेंगे तो अंतः कोण बच जाएगा। 8 से काटिए, 8 चौक 32, फिर 5 बार में, तो 180 में से 45 घटा लो, कितना आपका रिजल्ट हो जाएगा? 135 डिग्री। कितना? 135 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका राइट आंसर होगा। बात समबाहुभुज का, वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो, समबाहुभुज कहलाता है। नहीं, अब देखिए, समबाहुभुज का कंसेप्ट आपको समझा दिए। अच्छा, एक हम आकृति का नाम लेते हैं, बात करते हैं समचतुर्भुज का, यानी रोम्बस का बात करते हैं। अब आपसे पूछे कि बताओ शेला, समचतुर्भुज जो है क्या समबाहुभुज है? तो आप तो सीधा कह दोगे चारों भुजा बराबर है तो समबाहुभुज है। नहीं चेला, वो समबाहुभुज नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि उसका भुजा तो आपस में बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक कोण आपस में बराबर उसका होता नहीं है। इसलिए समचतुर्भुज जो है वह एक समबाहुभुज का उदाहरण नहीं है, रेगुलर पॉलीगन का उदाहरण नहीं है। हाँ, एकदम बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा, रेगुलर पॉलीगन वही होगा जिसका प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो, वही रेगुलर पॉलीगन के अंतर्गत आता है। हाँ, सभी बाह्य कोणों का योग 360, उसमें भुजाओं की संख्या, जितना भुजा होता है आकृति में उतना ही कोण, उसमें भुजाओं की संख्या से डिवाइड की, एक बाह्य कोण आ गया, जबकि एक बाह्य कोण और एक अंतः कोणों का योग 180 हुआ करता है। 180 में दोनों होता है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, इसमें एक्सटीरियर घटा लीजिए, यानी प्रत्येक अंतः कोण का माप 135 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता यदि मोहन और रमेश, हाँ इसको बारीकी ढंग से समझिएगा, समझने वाला प्रश्न है। यदि मोहन और रमेश क्रमशः 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 से 22 तक 108 किलोमीटर का दूरी एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। रमेश पहले 22 पर पहुंच जाता है, तत्काल वापस लौटता है और जेड पर मोहन से मिलता है। तो हमसे कहता है 22 से जेड के बीच का दूरी बताएं। पहले हम प्रोसेस सिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा आराम से। देखिए, एक्स और बाई दो स्थान का बात किया गया।
कौन कौन सा स्थान है? एक्स और आपका क्या हो गया? अब सुनिए बात को आराम से, क्या कहता है सुनो। मोहन और रमेश, मोहन 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, जबकि रमेश जो है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 1 से 22 तक का यह दूरी दिया गया। 1 से 22 का दूरी कितना? 108 किलोमीटर। एक साथ चलना शुरू करता है 22 की और 1 से, दोनों मोहन और रमेश। रमेश 22 पर पहुंच जाता है और वापस, देखिए रमेश पहले 22 पर पहुंच गया और जब उधर से वापस लौट रहा होता है तो जेड बिंदु पर जो है यह अभी मोहन को जाते हुए मिल जाता है। देखिए वही बात कहता है, रमेश 22 पर पहुंच जाता है, लौट जाता है और जेड पर मोहन से मिलता है। यानी रमेश एक पहुंच गया, वापस लौट रहा था, देख रहा था मोहन अभी जा ही रहा है। अच्छा, तो कहता यही 22 और जेड के बीच का दूरी बताए। अच्छा एक बात सोचो, ऐसा क्यों हुआ? दोनों साथ में चलना शुरू किया, जब तक दोनों मिलेगा तब तक समझिए समान समय के लिए चला। तो ऐसा आखिरकार स्थिति बना क्यों? तो बना इसलिए क्योंकि मोहना का स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, जबकि है ना रमेश का जो स्पीड है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, रमेश का स्पीड मोहन की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए ऐसा स्थिति बन रहा है। वह तेजी से भाग के गया, वापस लौट रहा था, इधर देख रहा है मोहन अभी धीरे धीरे जा ही रहा था। अच्छा सोचिए, 1 और 22 के बीच का जो डिस्टेंस आपको दिया गया है, 1 और 22 के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है? 102 किलोमीटर। 1 और 22 के बीच का 108 किलोमीटर नहीं। अच्छा अब आपसे क्या कहता है? 22 और जेड के बीच का दूरी बताइए। देखिए अगर इस दूरी को हम अगर डी मान लेते हैं तो यह दूरी कितना होगा? पूरा 108, तो यह हो जाएगा आपके पास 108 माइनस में कितना हो जाएगा आपका डी। अब बात को आराम से समझिए, रमेश पहले 22 पर पहुंचता है, लौट जाता है जेड तक। अच्छा रमेश कितना दूरी तय किया? 108 किलोमीटर तो तय कर लिया पूरा। अच्छा उधर से लौट भी गया जेड तक, तो यह दूरी कितना हमने मान लिया? डी। हमने इसको डी इसलिए माना क्योंकि 22 और जेड के बीच का ही दूरी आपसे पूछा गया, इसलिए उसको डी मान लिए। इसका पूछता तो इसका मान लेते, है ना। चलिए, तो रमेश इतना दूरी तय किया, रमेश का स्पीड कितना है? 10। अच्छा आगे सोचते हैं, मोहन कितना दूरी तय किया? तो मोहन तो अभी जा ही रहा था, यानी मोहन के द्वारा तय दूरी है 108 माइनस में डी, और मोहन का स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात सुन लीजिए, यह क्या निकाले हैं? दोनों के द्वारा दूरी को तय करने में लगने वाला समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए दूरी दो रमेश के द्वारा तय दूरी है, रमेश का स्पीड से डिवाइड कर लिए, रमेश का समय आ गया। मोहन द्वारा तय दूरी है, मोहन के स्पीड से डिवाइड कर लिए, मोहन का समय आ गया। दोनों का समय जो होगा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। पूछो क्यों बराबर होगा? तो इसलिए चला, दोनों साथ में चलना शुरू किया, स्पीड अलग अलग रहने के कारण यह स्थिति बनता है। रमेश पहले 22 पर पहुंच जाता है, उधर से जेड तक लौटता है, तब इधर से मोहन अभी उसको जाते हुए मिलता है। यह स्पीड अलग अलग स्थिति के कारण जो है यह स्थिति बनता है, लेकिन दोनों साथ में चलना शुरू किया, जब तक दोनों मिला समान समय के लिए चला, इसलिए समय बराबर है ना। कैलकुलेट कर लीजिए, देखो यह 4 हो जाएगा आपका, यह कितना हो गया आपका? 5। अब देखो सोल्व कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 540 है, माइनस में हो जाएगा आपका 5D है ना, बराबर में देखो ये हो जाएगा आपके पास 432 है ना, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 4D। इधर भेज दीजिए, उसको उधर भेजिए, तो यह हो जाएगा आपके पास 9D बराबर कितना हो जाएगा? 432 घटाओ 540 में 108 हो जाएगा, यानी डी का जो मान हो जाएगा 12 बार में काट लीजिए, वो कितना हो जाएगा आपका? 12 किलोमीटर हो जाएगा। डी का मान कितना? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी। हाँ समझने वाला प्रश्न था, बिल्कुल बारीकी ढंग से समझिए। 12 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। यही पूछा गया था कि 22 और जेड के बीच का डिस्टेंस बता दो, यानी 22 और जेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा जिसको हमने डी माना वह 12 किलोमीटर। देखिए यह तो बिल्कुल प्रोसेस हो गया। अब चलते थोड़ा सा है ना, दिमाग को जो है पतली गली से निकालते हैं। अब देखिए एक बात समझिए, क्या बोला है? रमेश जो है एक्स और 22 के बीच का फासला जो था वो आपका 108 किलोमीटर का था। रमेश का स्पीड 10 है, जबकि मोहन का स्पीड 8 है। अच्छा एक बात सोचिए, सिंपल सा बात है, रमेश पहले 22 पर पहुंच जाता, उधर से जेड पर लौटता, तब सुन देखता है कि अभी मोहन इधर से जा ही रहा था, यानी जेड पर मिलता है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? क्या कांस्टेंट दिख रहा है? तो कहोगे सर यहां पे टाइम कांस्टेंट है।
दोनों साथ में चलना शुरू किया, जब तक मिलेगा समान समय के लिए चला तो टाइम कांस्टेंट है। अच्छा, जब टाइम कांस्टेंट हो ना, ध्यान रखना, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हुआ करता है, यानी समानुपाती हुआ करता है। देखिए तीनों बात याद रखिए, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में जो रिलेशन होता है, जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। जब आपका टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हुआ करता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट, जब आपका उसके बाद स्पीड कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हुआ करता है ना। चलिए, तो यहां पे आपका टाइम कांस्टेंट है। अच्छा, तो स्पीड का रेशियो कितना है दोनों का? तो स्पीड का मोहन का बात किया जाए, मोहन का बात किया जाए, रमेश का बात किया जाए, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 8-10 है दोनों का स्पीड, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4 अनुपात कितना? 5। यह स्पीड का रेशियो है। तो टाइम कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो, यानी 4 अनुपात 5 प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यही डिस्टेंस का, यह दोनों, यानी यह जो है समय दोनों के द्वारा लिया गया समय स्पीड का रेशियो है, और यह जो है दोनों के द्वारा, है ना, जो दूरी तय किया गया उस दूरी का रेशियो। हमने क्या बोला? जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हुआ करता है, नहीं समानुपाती होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम स्पीड एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब टाइम कांस्टेंट तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे का प्रोपोर्शनल, और जब स्पीड कांस्टेंट तो आपका टाइम और डिस्टेंस जो एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हुआ करता है, नहीं समानुपाती हुआ करता है। तो यहाँ टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। अब एक बात सोचिए, यह दोनों के द्वारा तय किया गया दूरी का रेशियो आ गया। अच्छा, एक बात बताओ, दोनों मिलकर कितना दूरी तय किया है? पहले यह सोचो। तो आप कहोगे कि दोनों मिलकर जो दूरी तय किया, रमेश पहले बाई पर गया, जेड तक लौटा, यानी रमेश 108 के अलावा बाई जेड दूरी तय किया, जबकि मोहन जो है एक्स जेड दूरी तय किया। तो 108 तो पहले रमेश तय कर चुका था, फिर बाई जेड और एक्स जेड को मिलकर फिर 108 हो गया। यानी दोनों की अगर दूरी को आका जाए तो 108 का दुगुना 216 किलोमीटर का दूरी तय हो गया, है ना। अब देखिए, रमेश एक्स जेड दूरी तय किया, नहीं तो एक्स जेड का मान निकाल लीजिए, सॉरी रमेश नहीं, मोहन। एक्स जेड का पहले मान निकालिए। अच्छा, दोनों मिलकर कितना दूरी तय किया? 216। अच्छा, दोनों का यूनिट कितना हुआ? 549। एक्स जेड निकाल रहा, एक्स जेड किसके द्वारा तय किया गया दूरी है? तो एक्स जेड मोहन के द्वारा तय किया गया दूरी है। मोहन का यूनिट कितना हो गया आपका? 4, है ना। कैलकुलेट कर लीजिए, 9 दूना 18, यानी 24 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका? 96 किलोमीटर। यह आ गया 96 किलोमीटर। क्या आ गया? एक्स जेड आ गया। लेकिन आपसे एक्स जेड नहीं पूछा, आपसे बाई से जेड का दूरी पूछा, यानी बाई जेड आपको निकालना है। तो 108 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है, इसमें 96 घटा लीजिए, आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 12 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा, है ना। तो आपको दोनों तरकीब हमने सिखा दिया, है ना। या तो आप प्रोसेस से चलो या तो आप उस मेथड से चलो। हर चीज माइंड में सेट करके रखिए, कब किसका जरूरत आ जाए यह कोई नहीं जानता है। जैसे आपको सहूलियत बुझाएगा प्रश्न को आप उसी रूपरेखा के हिसाब से बनाओगे। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए, इकाई अंक से संबंधित आपका प्रश्न है। किससे? इकाई अंक से। अब देखो मेरे भाई, पावर वाला संख्या है, आप जानते हो कि 2 3 7 8 का जो इकाई अंक होता है, हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल को रिपीट करता है। इसलिए 2 3 7 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 के नियमानुसार भाग पूरा में नहीं दे करके लास्ट के 2 डिजिट में भाग दिया जाता है। चलो भाग दो, तो 16 यहां कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास? 0। अच्छा, दो का केस है, 4 से डिवाइड करना होगा इसमें भी, तो लास्ट के 2 डिजिट में 18 में 4 से डिवाइड करो 2। अच्छा, 4 को तो ऑड इवन के तर्ज पर बनाते हैं। अब देखिए, पावर यहां कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आता है, पावर के रूप में क्या इस्तेमाल करते हो? तो 4 नहीं। अच्छा, 3 पर पावर 4, 81 का कितना हो गया? 1। आगे सोचिए, 2 पर पावर 2 नहीं, 2 पर पावर 2 यानी कितना हो जाएगा? 4। अब आगे बढ़ते हैं, 4 वाला केस है, 4 और 9 का इकाई अंक पावर की स्थिति में ऑड इवन के तर्ज पर 4 पर पावर विषम संख्या यानी ऑड नंबर इकाई स्थान पर 4, 4 पर पावर सम संख्या यानी इवन नंबर इकाई स्थान पर 6। तो 4 पर पावर विषम संख्या इकाई स्थान पर 4 हो जाएगा, यही तो है। अब इकाई अंक देख लीजिए, 4 चौक 16 का कितना हो जाएगा आपका? 6 नहीं, कितना हो जाएगा आपका? 6 इकाई अंक हो जाएगा पूरे व्यंजक का। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
कहा था दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट भरते हैं। देखो ए जो है वह टंकिया को 20 मिनट में भरता है, जबकि बी जो है ध्यान दीजिएगा वह टंकी को 24 मिनट में भरता है। कितना मिनट में मेरे भाई? 24 मिनट में। अब क्या कहता है, और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। देखिए अब कहता है यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट में टैंक भर जाता है। सी इसमें खाली करने वाला है, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो ए बी और सी तीनों को एक साथ खोलते हैं तो 15 मिनट में टंकी भरता ही है। इसमें सी एक निकासी नल है। देखो मेरे भाई आपसे कहता है टंकी की क्षमता बताएं, इफिशियंसी बताना है। देखो टंकी की धारिता, क्षमता, आयतन संबंधित जब भी प्रश्न पूछा जाए तो उसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें प्रश्न में जो है हमेशा किसी एक नल का, चाहे वह नल भरने वाला हो या फिर खाली करने वाला हो, उसका दर दिया जाता है। तो जिसका दर देगा उसका पर्सनल टाइम पहले आप काउंट करो। तो दर किसका दिया? सी का, जो निकासी है, हाँ, तो उसका पर्सनल टाइम काउंट कर लीजिए, निकाल लीजिए। उसके बाद दर के हिसाब से हम टंकी का क्षमता निकाल लेंगे। अच्छा टंकी का पूरा एफिशिएंसी हम मान लेते हैं कितना, एलसीएम हो जाएगा इसका 120, है ना, सबका एफिशिएंसी सोचिए। अच्छा 20 जो है 20 मिनट में 120 यूनिट भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा? 6। या 24 मिनट में 120, 1 मिनट में कितना भरेगा? 5। तीनों मिलकर 15 मिनट में 120, 1 मिनट में तीनों मिलकर कितना भरेगा? 8। अब हम पहले सी का पर्सनल टाइम निकालते हैं, कितना देर में टंकिया को खाली करेगा। अच्छा सी का एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? सोचो ए और बी दोनों मिलकर जो है, ध्यान देना, वह 1 मिनट में कितना भरेगा? 6 और 5 कितना? 11 यूनिट भरने का काम करेगा। लेकिन यह निकासी के साथ अगर काम करता है तो 8 यूनिट ही भरने का काम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यह दोनों तो अपना काम करेगा ही, जो 1 मिनट में इसको करना है, 11 यूनिट भरेगा, लेकिन सी जो है 3 यूनिट खाली कर दे रहा है, तब तो 11 में से 3 गया 8, यानी सी जो है 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करने का काम किया करता है। इसका पर्सनल टाइम कितना हो गया आपका? 40 मिनट। अब सोचिए पूरे एफिशिएंसी में 1 मिनट में जितना खाली करता है उससे डिवाइड कर लीजिए, तो सी कितना देर में टंकी को खाली करेगा? ई निकल करके आ जाएगा 40 मिनट। अच्छा 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से, अच्छा सोचो 1 मिनट में यह 3 गैलन पानी बाहर निकालता है, तो 40 मिनट में कितना पानी बाहर निकालेगा? 40 से जो है गुना कर लीजिए, तो 3 गुना 40 कितना हो जाएगा आपका? 120 गैलन। कितना? 120 गैलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। यही टैंक का क्षमता है, टैंक का धारिता है, इफिशियंसी है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए, बस सिंपल सा लॉजिक है, जिसका दर दिया जाएगा, है ना, चाहे वह भरने वाला हो चाहे वह खाली करने वाला हो, उसका पर्सनल टाइम निकाल लो और उसके दर के हिसाब से फिर उसका टंकी का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। देखो एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु का मूल्य, एक व्यक्ति के यानी एक व्यापारी के लिए जो है वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना? 100। अब बात को समझिए, 10% अधिक कीमत अंकित करता, कितना अंकित किया? 110। अब क्या कहता है, इस पर कुछ बट्टा देकर बेचता है तथा 1% हानि उठाता है। तो कहता है वो व्यापारी जो है कितना प्रतिशत का बट्टा दिया है ना खरीदार को? सोचिए, हर 10% अधिक कीमत अंकित किया, 1% हानि पर बेचता है। अच्छा 100 रुपया का सामान है, 1% हानि पर बेचने का मतलब कितना में बेचता है? तो 99 रुपया में बेचता है। कितना में बेचता है? 99 रुपया में बेचता है। सोचिए, लेकिन लेवल कितना का लगाया? 110 का लगाया और बेच रहा है 99 रुपीज में, है ना, तो कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया? देखो एक बात ध्यान रखना, लाभ हानि का तुलना तो हम क्रय मूल्य से करते हैं चला, लेकिन डिस्काउंट जो है वो हमेशा अंकित कीमत यानी मार्केट प्राइस, जिसको फेस वैल्यू भी कहा जाता है, उस पर दिया जाता है। सोचो डिस्काउंट कितना का दिया? तो डिस्काउंट दिया 11 का, कहां से? 110 से, है ना। 11 जो 110 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए। तो 11 से 10 बार में 10 से इसको काट लीजिए, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 10%। यानी उस व्यापारी के द्वारा दिया गया छूट का जो प्रतिशत है वह कितना हो जाएगा आपका? 10%। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आइए।
सुनिए, कहता ए, बी तथा सी को किसी कार्य को 575 रुपया 575 रुपीज में करने के लिए जो है काम पर रखा जाता है। ए और सी मिलकर 19/23 भाग काम करता है। बी को कितनी राशि प्रदान की गई? अब सोचो, ए और सी मिलकर जो है 19/23, तो बाद बाकी काम बी करेगा। तो ए और सी मिलकर 19/23 भाग काम किया, तो बाद बाकी कितना काम बच गया? एक में से घटा लो 19/23, यानी 4/23 भाग बच गया। कितना बच गया? 4/23। अब एक बात समझिए, जहां तक मजदूरी बांटने का सवाल है, सिंपल सा बात है कि मजदूरी जब भी हम बांटेंगे तो इफिशियंसी के आधार पर बांटेंगे। जो व्यक्ति का जैसा कार्य करने का क्षमता होता है ना, या फिर जितना काम करेगा वही हिसाब से उसको मजदूरी दिया जाता है। मजदूरी हमेशा इफिशियंसी के रेशियो में बांटा जाता है। तो देखिए, जो व्यक्ति जितना काम करेगा मजदूरी वही हिसाब से। यह तो भिन्न का अनुपात है, 23 से गुना करोगे तो यह हो जाएगा 19 अनुपात कितना? 4। यानी कहने का मतलब ए और सी मिलकर 19 यूनिट, जबकि बी जो है वह 4 यूनिट काम किया। कहता है बी को कितना राशि प्रदान किया जाएगा? अब सोचिए, देखिए तीनों मिलकर कार्य करने का ठेका कितना में लेता है? 575 रुपए में, 575 रुपया में ठेका लेता है। तो 575 तो तीनों का राशि है। अच्छा, तीनों का इफिशियंसी कार्य करने का 19 और 4 कितना हो गया? 23, या 23 यूनिट हो गया। तो 23 यूनिट बराबर 575, 1 यूनिट का मान निकाल लिए। अब आपसे कहता क्या है, बी को कितना राशि मिलेगा? तो बी कितना काम किया? 4 यूनिट, तो वही हिसाब से उसको राशि मिलेगा। चलिए, 23 दूना 46, 23 पचे 15 से 25 गुना 4, यानी कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 100 रुपीज। कितना? 100 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी को कितना राशि प्रदान किया जाएगा? तो 100 रुपया। जो व्यक्ति जितना काम करेगा वही हिसाब से उसको मजदूरी मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता 10% वार्षिक दर से, समझिए बात को, 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज जो है 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 6,000 रुपया की चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। साधारण ब्याज पर दिया गया राशि पूछा गया। देखिए, पहला स्थिति का जो साधारण ब्याज है ना, दूसरा स्थिति के चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। अच्छा, 10% रेट है, रेट को ब्रेक कीजिए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकालिए। अच्छा, 10% पहला, तो अगला साल पहला साल 10, तो अगला 10, फिर 10 का इंटरेस्ट, तो 10 प्लस में 10 प्लस में 10 गुना 10/100, यानी 2 साल का अगर रेट देखा जाए 10% के हिसाब से तो 21% हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का राशि कितना? 6,000। ध्यान दीजिएगा, तो 6,000 का 21% निकालो, 6,000 का 21%। यह दूसरा स्थिति का चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका आधा कर लीजिए, इसका आधा कर लो, यह पहला स्थिति का साधारण ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पहला स्थिति का साधारण ब्याज आ जाएगा। बात को आराम से समझिए, दूसरा स्थिति का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उससे आधा, यानी हाफ कर लीजिए, उससे आधा पहला स्थिति का साधारण ब्याज है। तो 6,000 का 21% निकाले, 2 साल का रेट हो गया 21, तो यह पूरा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, उसका आधा कर लिए, यह पहला स्थिति का साधारण ब्याज आ गया। अब जाइए पहला मैटर में, 10% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए जो है ना, 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज है यह। अच्छा सोचो, साधारण ब्याज हर वर्ष का आपस में बराबर होता है, तो 10% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज 10 3 कितना हो जाएगा आपका? 30, या 30% का मान हो गया। प्रिंसिपल पूछा, यानी 100% आपको निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? 100%। देखो 30 गुना 200, यानी 6,000 से 6,000 उड़ा दीजिए, 21 गुना 100, यानी कितना हो जाएगा आपका? 2100, 2100, 2100 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2100 रुपया पहला स्थिति का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया था, यानी पहला स्थिति का जो साधारण ब्याज होगा वह 2100 रुपया हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पे आइए। कहता 2 संख्याओं का जो अंतर है वह 1355 है। कितना है? 1355। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 6, यानी कोसेंट 6, शेषफल 25, यानी रिमाइंडर 25 प्राप्त होता है। छोटी संख्या कितनी है? देखिए 2 संख्या का चर्चा आपसे किया गया है, दोनों के बीच में अंतर है 1355 का, छोटा पूछा गया। देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देते हैं, तो छोटका को x मान लिए तो बड़का कितना हो जाएगा? x प्लस में यह हो जाएगा आपका 1355। क्या हो गया? x प्लस में 1355। ऐसा हमने क्यों लिखा?
दोनों संख्याओं के बीच में जो है अंतर 1355 का है। अगर छोटी संख्या x है तो बड़ी इससे 1355 ज्यादा, क्योंकि दोनों बीच में 1355 का फासला है। अच्छा, इस स्थिति का कोसेंट जो है 6 है, रिमाइंडर कितना है आपका 25। आपसे कहता है छोटी संख्या बताओ, जिसको हमने x मान लिया है। चलिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो डिवीजन रूल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष। सोल्व कर लीजिए, यानी x प्लस में हो जाएगा आपका 1355 है ना, बराबर में गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा x गुना 6, यानी 6x प्लस में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 25। कैलकुलेट कीजिए, 6x में से x चला गया, ये हो जाएगा आपका 5x, बराबर में हो जाएगा आपका 1300, कितना हो जाएगा आपका 30। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 छके 30, 5 छके 30, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 266। छोटी संख्या ही आपसे पूछा गया था, यानी छोटी संख्या का मान हो जाएगा 266। 266 आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 266। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए। कहता है एक समूह में छात्रों की, कुछ छात्रों का औसत जो है 156 सेंटीमीटर। यदि 160 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो सभी छात्र का औसत जो है 0.8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। समूह में छात्रों की संख्या कितनी है वर्तमान में? अच्छा, कुछ छात्र पहले से था, सबका औसत ऊंचाई कितना था 156 सेंटीमीटर। हर 160 सेंटीमीटर वाला 5 गो आता है। अच्छा, आता कितना सेंटीमीटर ऊंचाई वाला 160 सेंटीमीटर वाला। आने के बाद जो है जब 5 आया है ना, तो सबका औसत 0.8 बढ़ा दिया। पहले सबका औसत 156 था, यानी अब नया औसत कितना हो जाएगा 156.8, 0.8 का वृद्धि होता है। चलिए एलिगेशन से रेशियो निकाल लेंगे। अच्छा, 160 में 156.8 घटाइए, यानी हो जाएगा 3 दशमलव कितना 2, और 156.8 में 156 घटाओ, यानी हो जाएगा आपका 0 कितना 8। अब देखिए, यानी 4 कितना हो गया 1, कितना हो गया 4:1 का रेशियो हो गया। अच्छा, किसके किसके बीच का रेशियो आया? पहले के छात्रों का और बाद में जो छात्र आया उसके बीच का रेशियो है। बाद वाला का संख्या दिया गया है, बाद में कितना छात्र आया तो 5 छात्र आया है। हाँ चला, जो 1 यूनिट का मान है आपसे कहता अभी वर्तमान में कुल कितना छात्र है, तो टोटल पूछा तो 4 1 कितना 5, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 25। यानी वर्तमान में कुल छात्रों का संख्या उस समूह में कितना है 25 है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। हाँ, अगर आपसे कहता कि पहले का संख्या बताओ, पहले समूह में कितना छात्र था, तो 4 यूनिट निकालते, 5 गुना 4 20 आपका उत्तर रहता है ना। चलिए, तो अभी 25 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आइए। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी। अच्छा, किसका किसका चर्चा है? अन्ना का और रीता का। अन्ना जो है वह रीता से कितना गुना बड़ी है? 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी रह जाएगी। अच्छा, 2 वर्ष बाद रेशियो कितना हो गया 3:1। ऊपर वर्तमान है, नीचे जो है वह 2 वर्ष बाद का बात है। वर्तमान से 2 साल बाद जाने के लिए जब समान राशि जोड़ते घटाते अंतर को बराबर करते, यहाँ 4 यहाँ 2, इसमें 2 से गुना कर लीजिए। अच्छा, 2 से गुना करो। अच्छा, बढ़ता 2 साल है, अगर यूनिट को देखा जाए तो कितना बढ़ रहा है 1, इधर भी 5 से 6 1 बढ़ा। अच्छा, बढ़ता 2 साल है, जो 1 यूनिट का मान है। आपसे क्या कहता 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी, यानी 7 वर्ष बाद अन्ना की आयु क्या होगी। अन्ना का वर्तमान में उम्र निकालो। अन्ना का वर्तमान में उम्र कितना यूनिट है आपका 5। आपसे 7 साल बाद पूछा गया है ना, तो 7 जोड़ लीजिए है ना, तो 10 प्लस में 7 कितना हो जाएगा आपका 17 वर्ष। यानी 7 साल बाद जो है अन्ना का उम्र जो है कितना हो जाएगा 17 ईयर्स हो जाएगा, 17 वर्ष हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, है ना। देखिए, पहले वर्तमान निकाल लीजिए। वर्तमान में अन्ना 5 यूनिट है, तो अन्ना का वर्तमान में उम्र हुआ 10 वर्ष। 7 वर्ष बाद आपसे पूछा गया, तो 7 साल बाद पूछा गया है, तो 7 जोड़ लीजिए। 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी 7 वर्षों के बाद अन्ना का उम्र क्या हो जाएगा, तो 17 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आइए। कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रयमूल्य से 25% अधिक है। देखिए, वस्तु का क्रयमूल्य मान लेते हैं 100, 25% अधिक कीमत अंकित किया गया। कितना अंकित किया गया 125। कितना मेरे भाई 125। अब क्या कहता है, दुकानदार अंकित मूल्य पर जो है
X% छूट देकर बेचता है और कहता 8% हानि। यानी कहने का मतलब जो छूट दे रहा है वो X% के रूप में, प्रश्न वही X का मान बताना है। 8% हानि पर वस्तु को बेचता। अच्छा सोचो 8% हानि पर बेचेगा, कितना में बेचेगा? 92 में। तो हमसे कहता है X का मान बताओ। अच्छा X है क्या? उस दुकानदार के द्वारा दिया गया छूट है, वही छूट का प्रतिशत निकाल लीजिए। छूट कितना का देता है सोचो, तो छूट देता है, आप देख लीजिए, है ना, यह 125 संकित किया था, 92 में बेचा, यानी छूट जो दे रहा है आप देख लीजिए कितना यूनिट का दे रहा है, कितना का? 33 का। नहीं, कहां से दे रहा है? 125 से, है ना। तो 33 जो है 125 का कितना प्रतिशत है? कैलकुलेट कर लो इसको, 4 बार में, 5 बार में, 5 से काट लीजिए 0.8 बार में, है ना। अब गुना कर लीजिए, 8 से गुना कीजिए 264 एक अंक दशमलव के साथ, यानी 26.4% का छूट दे रहा है दुकानदार। वही X के रूप में प्रश्न में निरूपित था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। X एक्चुअली था क्या? दुकानदार के द्वारा दिया गया छूट था। देखो कीमत 25% अधिक अंकित किया, 8% हानि पर बेचता, नहीं कितना में बेचता? 92 में। सोचो 125 का लेवल लगाया, 92 में बेचा, डिस्काउंट 33 का है। कहां से 125 से 33 जो 125 का कितना प्रतिशत है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 26.4%। यानी यह दुकानदार के द्वारा दिया गया छूट है जो प्रश्न में X के रूप में निरूपित है। यही X का मान हो जाएगा 26.4। अगला प्रश्न को देखिए। हाँ देखिए, सीरीज वाला प्रश्न आ गया। ऐसा प्रश्न भी आप देखते होंगे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बार बार। अच्छा इसमें देखिए, बस एक तो कॉमन नियम होता है कि जिससे लास्ट करेगा अगला टर्म उसी से शुरू होगा। तो वैसे तो कंटिन्यूटी मेंटेन हुआ है, लेकिन अंतर कितना का है दोनों फैक्टर के बीच में, दोनों गुणनखंड के बीच में? 4 का हर जगह। तो अब देखिए, अगर अंतर जो है जितना का रहता है, अगर 1 का है तो कोई दिक्कत नहीं लगेगा। अगर अंतर 1 से ज्यादा का है तो 1 बटा अंतर को बाहर में गुना कर लीजिए। बस सिंपल सा कंसेप्ट बता रहे हैं। जो अंतर 1 बटा अंतर से बाहर में गुना कीजिए, उसके बाद 1 बटा पहला टर्म, हाँ ध्यान दीजिएगा, 1 बटा पहला टर्म माइनस में 1 बटा लास्ट वाला टर्म। क्या हो जाएगा? 1 बटा लास्ट वाला टर्म। बस अब सोल्व कर लीजिए उसको सुविधापूर्वक। तो यह हो जाएगा आपका 1 बटा 4, एलसीएम 903 हो जाएगा, 301 में से 1 गया, यानी हो जाएगा आपका 300 और बटा हो जाएगा आपका 903, है ना। चलिए 4 से काट लीजिए, कितना बार में? 75 बार में, फिर 3 निकलेगा, यहां हो जाएगा 25, यहां हो जाएगा आपका 301, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 25 बटा 301। कितना उत्तर हो जाएगा आपका? 25 बटा 301। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी। क्या बोले चला? अगर अंतर आपका दोनों गुणनखंड के बीच में है ना 1 से ज्यादा का है तो 1 बटा अंतर को जो है बाहर में गुना कर लीजिए, 1 बटा पहला टर्म माइनस में 1 बटा लास्ट टर्म, कैलकुलेट कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा 25 बटा 301। चलिए, बात गुणोत्तर श्रेणी का किया जा रहा है। किसका? गुणोत्तर श्रेणी का। अच्छा गुणोत्तर श्रेणी है ना, जिसको अंग्रेजी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है ना। जब देखो पदों के बीच का अंतर समान होता है तब उसको एपी के दायरा में रखा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहा जाता है। जब रेशियो समान होता है तब उसको जीपी के दायरा में रखा जाता है। एपी का जो व्युत्क्रम होता है वो आपका एचपी में चला जाता है। अच्छा बात गुणोत्तर श्रेणी का है, इसका 9वां पद पूछा। अच्छा गुणोत्तर श्रेणी जीपी में n पद एक्चुअली होता क्या है? यह होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस में क्या 1। ध्यान रखना गुणोत्तर श्रेणी में n पद क्या होता है मेरे भाई, है ना, tn बराबर a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। आपसे 9वां पद पूछा गया, कैमा पद पूछा गया? 9वां। अच्छा ए पहला पद कितना आपको दिख रहा है? 3। अच्छा कॉमन रेशियो देखिए कितना का है? 6 बटा 3 यानी 2, 12 बटा 2 यानी 2, है ना। 6 बटा 3 2, 12 बटा, कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे? दूसरा बट्टा पहला या फिर तीसरा बट्टा दूसरा, कितना का गुना हो रहा है? 2 का। तो कॉमन रेशियो हो गया 2 n माइनस 1, 9 में से 1 गया, कितना हो जाएगा आपका? 8। अब देखिए 3 गुना 2 पर पावर 8 का मान सोचो, 2 पर पावर 5 32 6 64 7 128, 8 हो जाएगा आपका 256। क्या हो जाएगा? 256। अब गुना कर लीजिए, 6 त्रिक 18, 1 बच जाएगा, 75 एक कितना हो जाएगा आपका? 76, यानी 768। यानी इस श्रेणी का 9वां पद जो हो जाएगा, है ना, 9वां पद कितना हो जाएगा आपका? 768, 768। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 768। यानी श्रेणी का 9वां पद कितना हो जाएगा? 768। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखो क्या कहता है। कहता है डिब्बे में 25 पुर्जे हैं, है ना। कितना पुर्जा है? 25, जिनमें से 10 खराब है। डिब्बे से यादृच्छिक मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट का बात किया जा रहा है बिना देखे हुए।
कहता है दीक्षित तरीके से दो पुर्जों को एक साथ, है ना, कहता है खींचा जाता, दोनों पुर्जों के ठीक होने की क्या प्रायिकता है। देखो जहां तक प्रायिकता का सवाल है, अच्छा प्रायिकता होता क्या है, रिक्वायरमेंट और पॉसिबिलिटी का रेशियो नहीं। अच्छा सोचिए रिक्वायरमेंट क्या है ना, कहता दोनों पुर्जे ठीक हो, दो पुर्जा खींचा जाता है। अच्छा 25 पुर्जा में 10 खराब है, तो अच्छा पुर्जा का संख्या कितना हो जाएगा, ठीक 15। अच्छा दो पुर्जा दोनों ठीक हो तो 15 कॉम्बिनेशन 2 बटा टोटल पॉसिबिलिटी यानी 25 कॉम्बिनेशन कितना हो गया आपका 2, नहीं 25 कॉम्बिनेशन 2। हमने क्या बोला, प्रायिकता जो होता है वो रिक्वायरमेंट और पॉसिबिलिटी का रेशियो हुआ करता है ना। तो दोनों पुर्जा ठीक हो, 25 में से 10 खराब, बढ़िया पुर्जा का संख्या 15, तो 15 कॉम्बिनेशन 2 बटा टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा 25 कॉम्बिनेशन 2। आप जानते होंगे एनसीआर बराबर होता है मेरे भाई फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस में क्या होता है आर। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, एफ फैक्टोरियल 15 है ना, अच्छा बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 13। अच्छा नीचे आ जाइए, नीचे हो गया आपका फैक्टोरियल 25 है ना, अच्छा बटा ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 23। एनसीआर पर ब्रेक कर लीजिए इसको। अच्छा एक बात सोचो, 15 को तोड़ोगे तो क्या लिख, देखो 2 फैक्टोरियल तो काट करके हटा दीजिए ऊपर नीचे, 15 को तोड़ेंगे तो 15 गुना 14 और नीचे फैक्टोरियल 13 है ही, 13 13 कट जाएगा। 25 को तोड़ेंगे 25 गुना 24 23 23 कट जाएगा, यहां बच जाएगा 25 गुना 24 है ना। चलिए कैलकुलेट कीजिए, देखो 5 से काटोगे 3 बार में, 5 बार में 3, यहां से 2 निकालो, 6 से कई बार में 4 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 7/20 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा 7/20। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, है ना। प्रायिकता होता क्या है, रिक्वायरमेंट और पॉसिबिलिटी का रेशियो। एनसीआर बराबर याद रखना फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस में आर। चलिए आगे बढ़िए, कहता क्या एक स्टीमर शांत जल में चलता किस स्पीड से, 4.5 के स्पीड से। स्टीमर का शांत जल में स्पीड है, यानी केवल और केवल स्टीमर का स्पीड है। गति से जो है धारा के विपरीत एक बिंदु तक जाता है, धारा में प्रारंभिक, और फिर जो है नदी में प्रारंभिक बिंदु तक वापस आता है। देखो कहता है एक निश्चित दूरी को स्टीमर जो है धारा के विपरीत गया और धारा के साथ लौट के आता है। नदी का वेग दिया गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बहता है। नदी जो लगा है, जो शब्द का इस्तेमाल ध्यान दीजिएगा, हु और रिलेटिव प्रोनाउन, जो शब्द जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज उसके पहले वाले नाउन के लिए किया जाता है। हाँ तो नदी का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरी यात्रा में स्टीमर का औसत चाल पूछा गया। अच्छा सोचो स्टीमर का स्पीड है 4.5, धारा का वेग 1.5 है, तो अगर धारा के विपरीत जाएगा तो स्पीड घट जाएगा, 4.5 में से 1.5 गया कितना हो गया 3। या धारा के विपरीत गया उस स्थिति का स्पीड है स्टीमर का, जबकि धारा के साथ लौटेगा चाल जुटेगा, 4.5 में 1.5 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 6। यह हो गया आपका धारा के साथ वाला चाल। अच्छा डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो दूरी को जा रहा है वही दूरी को वापस आ रहा है, जा रहा है 3 के स्पीड से, आ रहा है 6 के स्पीड से। डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड अलग अलग हो, औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड जो हो जाएगा आपका 2x बटा x प्लस y, तो 2x है ना बटा x प्लस y, 3 और 6 कितना हो गया 9। अच्छा 18 को काट दीजिए 2 बार में, यानी 2 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। यही है पूरी यात्रा में स्टीमर का औसत चाल। जाता किस स्पीड से, तो 3 के स्पीड से, क्योंकि घटेगा वेग धारा के विपरीत जा रहा है। आता किस स्पीड से, लौटता किस स्पीड से, चाल जुटेगा धारा के साथ 4.5 और 1.5 6। डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो दूरी जा रहा है वही दूरी वापस आ रहा है। औसत चाल 2x बटा x प्लस y, कैलकुलेट कर लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड अलग अलग हो, तो औसत चाल 2x बटा x प्लस y। जब टाइम कांस्टेंट हो, स्पीड अलग अलग हो, औसत चाल x प्लस y बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। कहता है ए और बी एक दीवार को क्रमशः 30 दिन और 45 दिन में, देखो ए जो है एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है, जबकि बी जो है उसी दीवार को जो है 45 दिनों में बना सकता है। अच्छा पूरा कार्य जुम कर लीजिए कितना हो जाएगा 90। इफिशियंसी हो जाएगा इसका 3, इसका कितना 2। अल्टरनेट कार्य करने का बात किया गया, समझिएगा बात को। यदि वे बारी बारी से कार्य करते हैं और कार्य का शुभारंभ ए करता है, तो बताएं कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 90 यूनिट का काम है। अच्छा ए शुभारंभ किया, यानी एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, या 2 दिन के काम से आप डिवाइड कर रहे हैं, 18 बार में लग जाएगा। यहां देखिए
2 से आपको गुना करके उत्तर देना होगा, यानी 36 दिन उत्तर होगा। कार्य समाप्ति में कितना दिन का समय लगेगा? 36 डेज का, 36 दिन का। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर बी। हमने 2 से गुना क्यों किया? क्योंकि आपने 2 दिन के काम से डिवाइड किया। एक दिन का काम ए का, एक दिन का काम बी का, तो दिन जो आएगा, उत्तर जो आया 2 दिन के रूप में आया। इसको दिन में कन्वर्ट करने के लिए 2 से गुना कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए। कहता है, ध्यान से लीजिए, देखिएगा, ठीक एक ही समय पर जो है 2 रेलगाड़ियां, एक हैदराबाद और दूसरा कानपुर से क्रमशः 90 और 100 के स्पीड से चलता है। अब वे आपस में मिलता है तो रेलगाड़ी एक दूसरे की तुलना में 150 किलोमीटर ज्यादा चल चुका है। कानपुर और हैदराबाद के बीच का दूरी पूछा गया। देखो 2 रेलगाड़ी है, एक हैदराबाद से कानपुर की ओर जाता है, दूसरा कानपुर से हैदराबाद की ओर आता है, अपोजिट डायरेक्शन है। अच्छा एक बात सोचो, दोनों साथ में चलना शुरू किया, लेकिन जब दोनों रास्ता आ रहा है दूसरे के विपरीत, तो रास्ता में तो मिलबे करेगा। तो रास्ता में जब मिलता है तो ऐसा स्थिति क्यों बना कि एक रेलगाड़ी दूसरा की अपेक्षा 150 किलोमीटर ज्यादा चल लिया? दोनों तो समान समय के लिए चला, तो आखिरकार 150 किलोमीटर एक रेलगाड़ियां ज्यादा क्यों चल लिया? ज्यादा इसलिए चल लिया एक रेलगाड़ी क्योंकि एगो का स्पीड है 90 और एगो का स्पीड है 100, यानी दूसरा वाला का स्पीड ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा। अरे इसी के कारण तो एक दूसरे की अपेक्षा जो है, यानी दूसरा रेलगाड़ी पहले की अपेक्षा 150 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। किसके कारण? 10 किलोमीटर प्रति घंटा कारण। यह समय निकल के आ गया। आपसे कहता कानपुर और हैदराबाद के बीच का डिस्टेंस पूछा गया, अपोजिट डायरेक्शन है, जोड़ो चाल, 90 और 100 कितना हो गया आपका? यह हो गया आपका 190, है ना। दूरी निकाल के आज निकल जाएगा, पहले समय निकाल लिए। आखिरकार दूसरा गाड़ी पहला से 150 किलोमीटर ज्यादा क्यों चला? उसका कारण है उसका स्पीड पहला की अपेक्षा 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। समय निकल के आ गया। आपसे दूरी पूछा गया, अपोजिट डायरेक्शन है, चाल जोड़ लीजिए, है ना। चलिए तो ये आ गया 19 गुना 15। अच्छा 15 में 20 से गुना कर लिए ना, और एक बार 15 घटा लेंगे। 300 में से 15 घटाइए तो हो जाएगा 285, नहीं यानी 285 पर एक शून्य लगा लीजिए, यानी कानपुर से हैदराबाद के बीच का जो दूरी है वो 2850 किलोमीटर है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे। कहता है ए जो है अकेले किसी काम को 300 दिनों में पूरा करता है, बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। हाँ ध्यान दीजिएगा, बी का इफिशियंसी ए से 50% ज्यादा है। अगर इसका इफिशियंसी 100 तो इसका 200। इफिशियंसी का रेशियो कितना हो गया? 2 अनुपात कितना? 3। सोचिए एक काम को 300 दिन में करता है। इफिशियंसी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होता है, एक द्वारा एक दिन में किया गया काम, 2 काम को कई दिन में करता? 300 दिन में पूरा काम हो गया। कहता इसी काम को बी कितना दिन में करेगा? बी का एफिशिएंसी कितना है आपका? 3 से डिवाइड कर लीजिए, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 200 दिन। यानी वही काम को जो है बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो 200 दिनों में जो है कि पूरा कर देगा। कितना दिन में? 200 दिन में। अब देखिए इसका और शॉर्टकट बताते हैं आपको, समझिए बात। अच्छा एक बात बताओ, बी का समय पूछा, ए काम को कितना दिन में करता? 300 दिन में। और आप देख रहे हो कि प्रश्न कहता है बी का इफिशियंसी ए की अपेक्षा 50% ज्यादा, यानी कहने का मतलब बी का कार्य करने का क्षमता ए से 50% ज्यादा। अच्छा 50% वृद्धि का फ्रैक्शन आप जानते होंगे 150/100। अगर बी के कार्य करने का क्षमता ज्यादा है तो जिसका क्षमता ज्यादा होगा वह तो समय कम लेगा। कम करने के लिए कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे, है ना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए 150 से 2 बार में, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 200 दिन। यानी बी जो है इस काम को कितना दिन में करेगा? 200 दिनों में पूरा करेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आइए। मैथ्स का आपका आखिरी प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखिए व्यक्ति के इनकम को क्या मान लेते हैं? 100। आराम से बात को समझिए। अच्छा 75% खर्च करता है, 100 का 75% कितना? 75। 100 में अगर 75 खर्च किया तो कितना बचाएगा? 25। अब आगे सोचो क्या कहता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ गया। अरे पहले 100 रुपया कमाता था, अब 20% बढ़ाओ, कितना कमा रहा है? 120। आगे का बात थोड़ा सोचिए। और अपना खर्च जो है पहले की अपेक्षा 20% बढ़ाता है। अच्छा 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 यानी 1/5। अच्छा 75 का 1/5 कितना? 15। तो 75 पहले करता था, अब 20% बढ़ाई, यानी 75 में 15 और जोड़ लीजिए, यानी अब खर्च कितना करता है? 90। तो अब तो कमा रहा है 120।
अगर 90 खर्च करेगा तो कितना बचाएगा 30। देखो आय में दो ही चीज होगा, या तो खर्च होगा या तो बचत होता है। और इनकम में क्या हो सकता है, फिर से देखो व्यक्ति का इनकम हमने 100 मान लिया, 75% खर्च करता था, यानी 75 खर्च किया, बचाया कितना 25। इनकम 20% बढ़ गया, कितना हो गया 120। खर्च को बढ़ा लिया 20%, 75 का 20% हो गया 15, 75 15 90, यानी अब बचत करता है 30। बचत में वृद्धि का प्रतिशत आपसे पूछा गया। अच्छा देखो पहले बचाता था 25, अब 30, वृद्धि कितना का है 5 का, कहां से 25 से, है ना। यानी 5 जो है 25 का कितना प्रतिशत है देख लीजिए, 5 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 20% का वृद्धि हो जाएगा बचत में, कितना का 20% का, है ना। सेविंग में वृद्धि कर लिया है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन पहले बचाता था 25, अब बचा रहा है 30, यानी 5 का वृद्धि है कहां से 25 से, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 20%। चलिए अब रीजनिंग के प्रश्नों पर आते हैं। हाँ समझिए बात को, एक निश्चित कोड में इंग्लिश को कोड किया गया 2/5। ऐसा किस प्रकार से कोड किया गया है, देखो बिल्कुल सच बात समझिए। यह कोडिंग का जो तरीका है चला, ऊपर वोवेल और नीचे कॉन्सोनेंट लिखा गया है, ऊपर वोवेल और नीचे कॉन्सोनेंट। देखिए जैसे इंग्लिश में वोवेल कितना, तो ई और हो गया, एगो ई हो गया आपका, एगो आई हो गया, तो ऊपर लिख दिए 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 7 गो था, 2 गो वोवेल तो 5 गो कॉन्सोनेंट, अतः इंग्लिश का कोड हो गया 2/5। लॉजिक समझिए, तो आपसे मैथ्स का कोड पूछा है, किसका पूछा है कि मैथ्स का कोड बताओ। अच्छा मैथ्स में वोवेल कितना, तो इसमें वोवेल तो एक ही दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेटर इसमें 5 था, तो बचा कॉन्सोनेंट कितना 4, यानी मैथ्स का जो कोड होगा वह क्या होगा 1/4 होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कोडिंग कर रहा है वोवेल बटा कॉन्सोनेंट के माध्यम से। अगला प्रश्न पे आइए। एक सभा में, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठा है, सी बी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर, लेके चल दीजिए लेफ्ट राइट वाला स्टेटमेंट। सी जो है ध्यान दीजिएगा, कहता बी के बाईं ओर, है ना, बी के बाईं ओर और डी के क्या है दाईं ओर है सी। अब आगे सुनिए, कहता है सी बी के बाईं ओर और डी के क्या है दाईं ओर। ए बैठा है बी के दाएं, ए क्या बैठा है बी के दाएं, एफ बैठा है ई के दाएं। अब देखिए ई के दाएं और डी के बाएं, हाँ समझिए बात को, एफ जो है ई के दाएं और डी के बाएं। अच्छा एफ डी के बाएं और ई के क्या बैठा है दाएं। अब आगे सुनिए, कहता एच बैठा ई के बाईं ओर, एच ई के बाईं, सब बात तो दे ही दिया, अरेंज हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 व्यक्ति। कहता बताएं बीच में कौन बैठा है, तो बीच में आपको कौन दिख रहा है, तो उत्तर आपका हो जाएगा डी। बीच में कौन बैठा है, तो डी बैठा। सब बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। लेफ्ट राइट वाले से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल आप काम करते चलो, बिल्कुल आप आसानी से अरेंज कर लोगे। चलिए आगे, कहता है यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहा होगा। अब एक बात सुन लो आराम से, कि अगर सेम डेट में आप अगला साल जाते हो तो बस यह देखना कि उसके बीच में फरवरी जो आ रहा है वह किसका फरवरी आ रहा है, साधारण वर्ष का फरवरी आ रहा है या फिर लीप वर्ष का फरवरी आ रहा है। अगर आप साधारण वर्ष के फरवरी को क्रॉस करोगे तो एक दिन बढ़ेगा, अगर आप लीप वर्ष के फरवरी को क्रॉस करोगे तो 2 दिन आपका बढ़ जाएगा। अच्छा सोचो 15 अगस्त 1997 से 15 अगस्त 1998 में जाना है, अच्छा तो फरवरी तो 98 वाला आएगा। अब सोचो 98 लीप वर्ष है कि नहीं है, तो इसका जांच करने के लिए 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि वैसा वर्ष जो 4 से डिविजिबल होता है वो लीप वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष को जांचना होता है कि लीप है कि नहीं है, तो उसके लिए 400 से डिवाइड करना होता है। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 के नियमानुसार लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे, 24 चौका 96 नहीं कटेगा, यानी लीप वर्ष नहीं, यानी आप साधारण वर्ष के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं, फरवरी 98 वाला आएगा तो एक दिन ही बढ़ेगा। शुक्रवार के बाद आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शनिवार। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। बस सिंपल सा बात ध्यान रखना, अगर हम साधारण वर्ष के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं तो एक दिन बढ़ाएंगे, लीप वर्ष के फरवरी को क्रॉस कर रहे हैं तो 2 दिन बढ़ा देंगे। चलिए यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष है, अरे भैया तो 2 ही प्रकार का वर्ष होता है, या तो साधारण वर्ष होगा या तो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में यानी बात साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो वर्ष का अंतिम दिन। ध्यान देना चला, साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन आपस में बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो साधारण वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है, यानी 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन।
तो अगर पहला दिन का दे दिया तो आपके पास बच गया 52 सप्ताह। हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है, तो 52 सप्ताह भी जोड़ोगे तो वही दिन आएगा। इसलिए साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन अंतिम दिन आपस में बराबर होता है, जबकि लीप वर्ष होता है आपका 366 दिन का, 52 सप्ताह, 2 अतिरिक्त दिन। अतः लीप वर्ष में जो है प्रथम दिन की अपेक्षा अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। अभी बात साधारण वर्ष का है, जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी वर्ष का क्या होगा, शुक्रवार। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अंत भला तो सब भला। आगे 25 नंबर प्रश्न पे, यानी आज का मॉक टेस्ट भी हमने पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया। हर बस आपका काम है सभी लोग के पास शेयर करते रहिए। चलिए आगे देखो, 3, 10, 101 अगला टर्म आपसे पूछा गया, सीरीज का प्रश्न है। अच्छा देखो इसमें क्या किया, देखिए जैसे 3, 10, 101 अगला आपसे पूछा गया, क्या किया समझिए। यानी आपको नहीं लग रहा है कि इसका वर्ग करके एक जोड़ दिया गया, नहीं। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस में 1, फिर यहां देखिए 10 का स्क्वायर प्लस में 1, तो हम भी यहां क्या करेंगे, यहां करेंगे 101 का स्क्वायर प्लस में 1, यही करेंगे ना। अच्छा 101 का स्क्वायर निकाल लीजिए। स्क्वायर निकालने के लिए हमने आपको बताया है 101 का स्क्वायर। देखिए 100 से कितना ज्यादा दिख रहा है, 1 का स्क्वायर। इसको सब लेक्चर देखिएगा आप, यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ मेरा। 1 का स्क्वायर 1, इसको 2 अंक में लिखेंगे। अच्छा 101 और 1 कितना हो जाएगा, 102। यही है 101 का स्क्वायर, 10,201। इसमें 1 बढ़ा लीजिए तो हो जाएगा 10,202। कितना, 10,202। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह सीरीज का प्रश्न था, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का मॉक टेस्ट भी पूर्ण रूपेण हमने कंप्लीट करवा दिया गया। आपको कल पहला मॉक टेस्ट का शुरुआत हुआ था, दूसरा मॉक टेस्ट है आपका। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरे मॉक टेस्ट की ओर। हाँ, अब आपको 6:30 बजे ही क्वेश्चन पेपर चला जाता है। पहले से आप बना के तैयार रहिए, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। जितना प्रश्न बारीकी ढंग से जैसे जैसे बताते हैं आप कॉपी पर मेंशन करते चलिए। हम बोले चला 3, 4, 5 माह के बाद ऐसा स्थिति आएगा। हर देखिए वो तो बच्चा के हिसाब से अपने आप सेटलमेंट 3, 4, 5 माह बोले तो जो ज्यादा थोड़ा तेज है, यानी कंसेप्ट अगर माइंड में तो उनको कम समय लगेगा रिकवरी में। जो उनसे थोड़ा कमजोर उनको ज्यादा लगेगा, जो उनसे कमजोर है उनको ज्यादा लगेगा, है ना। यह तो प्रकृति का नियम है। तो सिंपल सा बात है कि आप 3, 4, 5 माह आप लगातार बने रहिए इस टेस्ट सीरीज में। हम आपका दावा करते हैं, हम आपके साथ, कि आपके सामने जो भी एग्जाम होगा, आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो मैथ रीडिंग से संबंधित कभी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। यह गारंटी हम दे रहे हैं। जैसे बैच में गारंटी दिया गया था, इस बैच में भी वही बात बोल रहे हैं। आप करके देखिए, एकदम बिल्कुल मजबूती प्रदान हो जाएगा। बस आपका काम है, और जितने भी आपके मतलब दोस्त हैं सभी के पास जो है ना, इस बैच को शेयर कीजिए। आप बताइए कि ये बैच जो चल रहा है, ताकि सब लोग जुड़े, सब लोग जो है ना एग्जाम में बेहतर कर पाए। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।